नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तेदार। सासू माँ के पीहर के लोगों की आवभगत शानदार और बहू के पीहर वालों की आवभगत में कंजूसी। कैसे किया छोटी बहू ने अपने सास के साथ में बराबर हिसाब। चलिए सुनते हैं कहानी में। क्या जरूरत थी बहू बाहर से नाश्ता मिठाई लाने की? तुम्हें इस घर में आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम अपनी मनमानी करने लगी हो। प्रतिभा जी ने गुस्से से अपनी छोटी बहू दीपाली को डांट लगाई। पर मम्मी जी, जेठानी जी के मायके वालों को सिर्फ सूखा नाश्ता भेजना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए पास के जगदीश होटल से फटाफट नाश्ता लेकर आ गई मैं। दीपाली ने अपना पक्ष रखा। देवरानी को अपनी तरफ से बोलता देखकर उसकी जेठानी आस्था की आंखों से आंसू बह निकले। जो हिम्मत आज तक वो दिखा नहीं सकी थी, वो उसकी छोटी बहन समान देवरानी ने दिखा दी थी। सुबह की घटना आस्था की आंखों के सामने घूमने लगी। मम्मी जी, आज मेरे भाई भाभी हमसे मिलने आने वाले हैं। मैंने बताया था ना कि वो यहाँ अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आए हैं। सुबह ही बारात में साथ आए हैं। शाम को हमसे मिलने आएंगे। आस्था ने अपनी सास प्रतिभा जी से कहा। प्रतिभा जी ने बहू की बात सुनकर भी अनसुनी ही कर दी। कोई उत्साह दिखाया नहीं। उनके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? वे रात का खाना तो नहीं खाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए हमसे मिलने आएंगे। अरे बहू, अभी से क्या तैयारी करना? तब की तब देखेंगे। चाय के साथ बिस्कुट भुजिया रख देना, काफी होगा, प्रतिभा जी ने कहा। उदास होकर आस्था अपने कमरे में चली गई। घर की नई नवेली छोटी बहू दीपाली ये सब सुन रही थी। ठीक शाम 5 बजे आस्था के भाई भाभी उसके घर आ गए। भैया भाभी का उन दोनों ने ही आगे बढ़कर स्वागत किया। आइए भैया भाभी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आस्था ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ अपने भाई भाभी को बिठाया। मम्मी जी, मम्मी जी उठिए। आस्था भाभी के भाई और भाभी आ गए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। छोटी बहू दीपाली प्रतिभा जी के कमरे में जाकर बोली। अरे बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी, यहीं सो रही हूँ। प्रतिभा जी ने जब रूखे स्वर में कहा तो दीपाली ने कहा, पर मम्मी जी, अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अच्छे से खाना भी खाया पिया। फिर मौसी जी से फोन पर घंटा भर बात भी तो बड़े उत्साह से की थी आपने, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या फोन पर मौसी जी ने कुछ ऐसा बता दिया है क्या, जिसकी वजह से आपके सिर में दर्द हो गया है? दीपाली की इतनी सारी बातें सुनकर सास रुखाई से बोली, मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ज़्यादा किसी की वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। प्रतिभा जी ने दीपाली को कमरे से जबरन जाने के लिए कह दिया। दीपाली ने बाहर आकर अपनी जेठानी से कहा, दीदी, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो आराम कर रही हैं। सुनकर आस्था को बहुत बुरा लगा कि उसकी सास शायद जानबूझकर उसके भाई भाभी का अपमान कर रही है। क्योंकि ये पहली बार नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था। हमेशा से ही तो ऐसे ही चलता आ रहा था। भैया, मेरे ससुर जी और ये बस थोड़ी देर में ही ऑफिस से आते ही होंगे। देवर जी को थोड़ा समय लग जाएगा। ससुर जी का ये आखिरी साल है ना नौकरी का। आस्था ने अपने भाई से कहा। आस्था दीदी, हम मिठाई और नमकीन ले आए हैं। आस्था दीदी, हम मिठाई और नमकीन लेकर आए हैं, आपकी सास के हाथ में देना चाह रहे हैं। अब यह आप ही रख लीजिए, आपकी सास की तबीयत पूछ लेते हैं, फिर चलते हैं, आस्था की भाभी ने कहा। हाँ भाभी, चलिए ना, मम्मी जी के कमरे में चलकर उनसे मिल लीजिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तुम्हारे भाई भाभी हमसे मिले तक नहीं। वे सब प्रतिभा जी के कमरे में गए। भाभी ने आस्था की सास के पैरों की तरफ बढ़ते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसे तबीयत है आपकी? उनकी आवाज़ सुनकर प्रतिभा जी बोली, अरे आप लोग कब आए? मेरे तो सिर में बहुत तेज दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा, थोड़ा आराम करूंगी तो शायद बेहतर लगेगा। ज़रूर ज़रूर, आप आराम कीजिए, हम थोड़ी देर जीजाजी का इंतज़ार करते हैं, फिर उनसे मिलकर चले जाएंगे, आस्था के भाई ने कहा। तब तक दीपाली मेहमानों के लिए पास की दुकान से नाश्ता लेकर आ गई थी। आस्था का पति विनोद और ससुर जी भी ऑफिस से आ गए। ससुर जी ने भी बहू के मायके वालों से मिलने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। नमस्ते का जवाब नमस्ते में देकर वे अपने कमरे में चले गए।
विनोद मेहमानों के साथ जरूर बैठा। आस्था के भाई ने आस्था और दीपाली दोनों को शगुन के लिफाफे दिए और आस्था की 2 साल की बेटी नव्या को एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट दी। मेहमानों के जाते ही प्रतिभा जी बड़ी तुरंत ही भली चंगी होकर कमरे से बाहर आ गई और दीपाली को खूब डांट लगाई। आगे से ऐसा दोबारा ना होने पाए, मेरे खिलाफ गई तो अच्छा नहीं होगा। प्रतिभा जी ने बड़ी रूखाई से अपने दोनों बहुओं को चेतावनी दी। आस्था ने बहुत दुखी होकर आंखों में आंसू भरते हुए दीपाली को समझाया, दीपाली, शादी के बाद एक लड़की पर ससुराल और मायके दोनों जगह के लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर ससुराल वाले मायके के लोगों को पसंद न करें, उनकी इज्जत न करें, तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है काम करना। पर दीदी, मायके वालों की इज्जत रखना भी तो हमारे अपने हाथ में होता है। हमें इस विषय में बड़ों से खुलकर बात करनी होगी। हमें उन्हें ये बताना होगा कि हमारे लिए हमारे मायके वाले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात बताइए दीदी, मेरी और आपके देवर की शादी में आपके मायके से आपके भाई भाभी नहीं आए थे? मैंने तो उन्हें उस समय देखा नहीं, हो सकता है कि मैं भूल गई हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि आज ही मैंने उन्हें पहली बार देखा, इसलिए पूछ रही हूँ। अब क्या बताऊँ दीपाली, आस्था ने उसी तरह से दुखी होते हुए कहा, मेरे मायके से कोई नहीं आ पाया था। कारण थे हमारे ससुराल वाले। तुम्हारी शादी में यहाँ से बारात तुम्हारे मायके जबलपुर जाने वाली थी। दो दो बसेस बुक की गई थी बारात के लिए। मेरा मायका गोविंदा में है, जो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। ससुराल वाले चाहते तो मेरे मायके वालों को यहीं बुला लेते, बारात में चलने के लिए फिर हम सब साथ ही चलते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे मायके वालों को लेने बस उनके घर तक पहुंची ही नहीं। उनसे कह दिया रात 2 बजे, वो भी ठंड के समय, हाईवे रोड पर पहुंच जाए। उनके पास काफ़ी सामान था और बारात के लिए नाश्ते के बॉक्सेस भी थे। मेरी भाभी तब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरे ससुराल वालों का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मेरे मायके वालों को अच्छा नहीं लगा। मैं ही उन्हें शादी में आने से मना कर आई थी। तब मैंने ही उन्हें शादी में आने से मना कर दिया। तब भी मेरे मायके वालों ने 11,000 का शगुन भेजा था। आज मेरे भाई के 3 महीने के बेटे को देने के लिए हमारी सास 1 रुपया भी नहीं निकाल पाई। मेरी माँ ने हमेशा मुझे समझाया है कि बेटी, अपने सास ससुर के प्रति हमेशा सम्मान का व्यवहार रखो, भले ही वह मायके वालों को पसंद करे या ना करे। आस्था की दुख भरी बात सुनकर दीपाली को भी थोड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि ये तो बहुत गलत है। कुछ दिन बीते। दीपाली की मौसी पूनम का किसी काम से शहर में आना हुआ। वह उनसे मिलने के लिए आई। पूनम बहुत अच्छे स्वेटर बुना करती थी। अपने हाथ से स्वेटर बुनकर वह खास अपने रिश्तेदारों को उपहार भी करती थी। दीपाली, ये लो तुम्हारे लिए स्वेटर, जरा पहनकर तो दिखाओ, कैसी लग रही हो? पूनम उत्साहित होते हुए बोली, मौसी जी, स्वेटर का डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन भी कमाल का है। मुझे तो बहुत पसंद आया है और मैं इसे ज़रूर पहनूंगी, दीपाली ने खुश होते हुए कहा। दीपाली की पूनम मौसी ने 500 रुपये का लिफाफा आस्था की बेटी को शगुन में दिया। ये क्या पूनम जी, आपने तो हमारी बहू को एकदम देहाती गांव गवारन बना दिया। आजकल कौन हाथ से बने स्वेटर पहनता है भाई? प्रतिभा जी ने रंग में भंग डालते हुए कहा। पूनम जी का मुंह एकदम छोटा हो गया उसकी सास की बात सुनकर। फिर वे दीपाली से बोली, बेटी, स्वेटर पसंद ना आया हो तो हमें वापस दे दो। समधन जी सही कह रही हैं। आजकल कौन पहनता है भला हाथ के बने स्वेटर? नहीं नहीं मौसी, स्वेटर तो सच में बहुत सुंदर है और अच्छी क्वालिटी का ऊन है। मैं तो इसे ज़रूर पहनूंगी। दीपाली ने जब कहा तो मौसी के चेहरे पर थोड़ा संतोष का भाव दिखाई दिया। उसके बाद मौसी जी ने उनसे विदा ली। मौसी के जाने के बाद दीपाली ने आस्था से कहा, दीदी, हमारे ससुराल के रिश्तेदारों से तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन जब पीहर के आते हैं तो बहुत कम समय के लिए आते हैं और बहुत कम आते हैं। शायद कुछ घंटों के लिए ही आ पाते हैं, और आते भी हैं तो कभी खाली हाथ तो आते नहीं, शगुन दिए बिना जाते नहीं। कुछ दिन बीते। तब प्रतिभा जी के मायके से उनके भाई का फोन आया कि वे और उनकी पत्नी उनके यहाँ आने वाले हैं। जब दीपाली ने ये सुना तो अपनी जेठानी आस्था से बोली, दीदी, अब देखो, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। लाठी मेरी ऐसी चलेगी कि चोट तो लगेगी पर आवाज नहीं होगी।
आस्था ने अचरज के साथ उससे पूछा, मतलब दीपाली क्या करने वाली हो तुम? अरे आप तो देखना बस, दीपाली ने उससे कहा। कुछ दिनों के बाद ही प्रतिभा जी के मायके से उनके भाई भाभी का आना हुआ। अरे आस्था बहू और दीपाली बहू, मामा जी आने वाले हैं, गेस्ट रूम अच्छे से तैयार करके रख देना। नाश्ता बाहर से मंगवा लेंगे। दोपहर के खाने में पूरी और 2 तरह की सब्जी, रायता, ढोकला और मीठे में हलवा बना लेना। और रात के खाने में मेथी मटर मलाई, दाल फ्राई, जीरा राइस और लच्छा पराठा बनाना। मेरे भाई को पंजाबी खाना बहुत पसंद है। उन लोगों को मॉल भी घुमाने ले जाएंगे। तुम दोनों व्यवस्थित रूप से तैयार होकर रहना। देखना उन्हें किसी भी बात की कमी ना हो पाए। और आस्था, तुम काम वाले की मदद लेकर एक्स्ट्रा के ब्लैंकेट, रजाई, तौलिए, तकिए और नैपकिन भी निकाल कर रख देना। प्रतिभा हाथ नचाते नचाते बोल रही थी। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगी। तय समय पर प्रतिभा जी के भाई भाभी भी आ गए। विनोद उन्हें स्टेशन से ले आया। दीपाली ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। अरे प्रतिभा दीदी, आपकी बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही है, प्रतिभा जी की भाभी ने पूछा। दीपाली, आस्था कहाँ है, बाहर क्यों नहीं आई? बताओ उसे कि मामा और मामी आए हैं। प्रतिभा जी अपने गुस्से को जैसे तैसे दबाते हुए दीपाली से बोली। वे गुस्सा हो गई थी कि आस्था उनके सामने तुरंत क्यों नहीं दिखाई दे रही। मम्मी जी, दीपाली ने बताया, आस्था दीदी को बहुत तेज बुखार है, वे अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे अभी तो अच्छी खासी थी, अचानक से क्या हो गया उसे? प्रतिभा जी ने गुस्से में बड़े रुखाई के साथ पूछा। वे सब आस्था के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बहू? मामी जी ने पूछा तो आस्था बोली, मामी जी तेज बुखार है, जरा सा चलने में भी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, शायद थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम करो आराम। ये कहकर भाई भाभी और दीपाली और उसके सास सब कमरे से बाहर आ गए। विनोद और उसके पिता ने आज छुट्टी ले रखी थी। माँ के कहने पर विनोद बाजार से नाश्ता ले आया। अरे दीपाली बहू, ये तुम्हारे और आस्था के लिए सूट लेकर आई हूँ मैं। देखो तो मटेरियल कैसा है, पसंद आया कि नहीं? दीपाली ने सूट मटेरियल हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा, फिर धीरे से बोली, माफ कीजिएगा मामी जी, पर मैं इस तरह के सूट नहीं पहनती। रंग भी इसका बहुत भड़कीला है, एकदम देहाती जैसा लग रहा है। दीपाली ने हिचकिचाहट के साथ कहा। क्या बकवास करे दीपाली, इतना अच्छा तो सूट है, तुम्हें पसंद भी नहीं? अच्छा बेटी, कोई बात नहीं। ये कहकर भाभी जी बाथरूम की तरफ बढ़ गई। दीपाली को अकेला पाकर उसकी सास प्रतिभा जी बोली, अरे बहू, अच्छा तो सूट है, और तुम्हें अगर पसंद नहीं भी था तो भी उनका दिल रखने के लिए रख लेती। इतने रूखे स्वर में बोलने की क्या जरूरत थी? उन्होंने लगभग डांटते हुए उसे कहा। तब दीपाली धीरे से बोली, पर मम्मी जी, मेरी मौसी के द्वारा लाए गए उपहार पर आपने भी तो ऐसी टिप्पणी थी, खुल्लम खुल्ला उनके मुंह पर। तब उन्हें भी तो बुरा लगा था। उस समय तो नहीं सोचा था आपने ये बात? प्रतिभा जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दीपाली उन्हें इस तरह से कह देगी। अब उन्होंने मन में तय कर लिया कि अपने मायके वालों के सामने वे चुप ही रहेंगी, वरना हो सकता है कि दीपाली उनके सामने भी उन्हें कुछ बोल दे। दोपहर के खाने के वक्त प्रतिभा जी बोली, ये क्या, सिर्फ एक सब्जी, मीठा भी नहीं बनाया? तुम्हें तो मेहमानों की खातिरदारी करना भी नहीं आता बहू? मम्मी जी, आस्था दीदी के भैया भाभी भी तो मेहमान थे, मेरी मौसी भी तो मेहमान थी। तब तो आपने कहा कि उनकी खातिरदारी। बहू के मुंह से इतनी बड़ी दो टूक बात सुनकर प्रतिभा जी हक्की बक्की रह गई। उन्हें लगा कि अगर वो इस समय कुछ बोलती हैं तो दीपाली के साथ उनकी कहासुनी हो जाएगी, जो कि उनके भैया भैया और भाभी के सामने अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए वे चुपचाप रही। हालांकि वह अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रात को आइसक्रीम खाने जाने का प्रोग्राम बना। दोनों बहुओं ने बहाने बनाते हुए साथ जाने से मना कर दिया। प्रतिभा जी के भाई भाभी को उनकी बहुओं ने जरा भी मान नहीं दिया। प्रतिभा जी के गैर मौजूदगी में दोनों बहुओं ने अपने इस बर्ताव के लिए मामा मामी से क्षमा भी मांग ली। मामा जी, हमें माफ कीजिएगा, हमने मम्मी जी को उनकी ज्यादतियों का एहसास दिलाने के लिए गलत व्यवहार किया है आपके साथ। जब हमारे मायके वालों का अपमान होता है तो हमें कितना बुरा लगता है। रिश्तेदार तो सभी के बराबर होते हैं, बस इसी बात का एहसास हम उन्हें दिलाने चाहते हैं, फिर रिश्तेदार चाहे सास के हो या बहू के।
दीपाली और आस्था ने हाथ जोड़कर जब मामा और मामी के सामने ये बात कही तो उन्होंने भी उनकी बात को समझ लिया। इसके बाद भी जैसा कि अक्सर होता है, ससुराल वाले के पक्ष से तो नाते रिश्तेदार आते ही रहते थे हमेशा, लेकिन इन सब के साथ में भी दोनों बहुओं ने वही बर्ताव किया जैसा उन्होंने मामा मामी के साथ किया था। और उन्होंने ये दर्शा दिया कि बहू के मायके वालों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करना ही होगा, तभी वे अपनी सास के पीहर वालों का भी सम्मान करेंगी। प्रतिभा जी को इन दोनों ही बहुओं का व्यवहार बड़ा बुरा लग रहा था। उन्होंने इसके लिए उन्हें डांटा भी, लेकिन बहुओं ने तब मुंह से कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सोचा कि जब सास खुद इस बात पर विचार करेंगी तो कुछ न कुछ तो उन्हें समझ में आ ही जाएगा। कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद में आस्था अपने मायके गई। वापस आकर उसने अपने साथ लाए गए सारे उपहार अपनी सास को बताए जो उसे मायके से मिले थे। मम्मी जी, मेरी भाभी ने आपके लिए छोटा सा उपहार भेजा है। प्रतिभा जी ने उत्सुकतावश उसे खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताबें थी, जिसमें सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए ये बताया गया था। बहू के मायके वालों से कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए ये बताया गया था। इसे देखकर प्रतिभा जी की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने आंखें तरेर कर आस्था की तरफ देखा, बोली, ये ये किताबें दी है तुम्हारी भाभी ने मेरे लिए? ये किताबें मेरे किस काम की? ऐसी किताबें तो तुम लोगों को पढ़नी चाहिए। क्यों मम्मी जी? दीपाली और आस्था के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा। मम्मी जी, इसमें तो बताया गया है कि घर आने वाला हर रिश्तेदार सम्मान का हकदार होता है, फिर वो चाहे बहू के मायके वाला हो या फिर सास के मायके वाला हो या फिर सामान्य पहचान का ही क्यों ना हो। घर में आए मेहमान को तो सम्मान देना सभी का कर्तव्य होता है। तो ये किताब आपके लिए क्यों नहीं उपयोगी है? क्योंकि आपने तो बहुओं को ऐसा समझ रखा है कि उनके मायके वालों की जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। ना तो आप अपनी बहुओं को सम्मान देती है और ना ही बहुओं के मायके वालों को। उनके भेजे हर शगुन और हर उपहार में आपको कमियां दिखाई देती है। अगर आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से आगे कुछ भी नहीं आएगा। आस्था ने जब अपनी सास से ये कहा तो प्रतिभा जी कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उन्हें लगा जैसे आज दोनों बहुओं ने मिलकर उनके सामने एक आईना खड़ा करके रख दिया है। उस समय तो प्रतिभा जी कुछ बोली नहीं, लेकिन वो रात बीत गई। उसके अगले दिन उन्होंने दोनों बहुओं को सामने बुलाकर कहा, देखो बहू रानी, तुम दोनों का कहने पर मैंने कल रात को विचार किया। तुम दोनों बिल्कुल सही कहती हो। आखिर मेहमान तो मेहमान होते हैं, चाहे तुम्हारे मायके के हो या मेरे मायके के। अब तुम दोनों को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। देखना, ये अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों ने मेरी गलती मुझे दिखा दी, वरना मैं तो इसी तरह का व्यवहार करती रहती हमेशा। ये बात मेरे कभी समझ में ही नहीं आती कि तुम्हारे पीहर वाले भी तो मान सम्मान के हकदार हैं। वास्तव में जैसा व्यवहार मुझे मेरी सास से मिला था, मैं उसी को सही समझती थी, और जब मैं सास बनी तो मैं वैसा ही व्यवहार करने लगी। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि ऐसा व्यवहार बहुत बुरा है। पास ही बैठे ससुर जी भी अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे। शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो ही रहा था, लेकिन विनोद, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आखिर उसकी माँ ने अपनी बहू की बात की वास्तविकता को समझा तो सही। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनजान की लिखी कहानी रिश्तेदार। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी बेहद ही शिक्षाप्रद है। कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।